नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल यूट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, लास्ट ईयर जब विद्या संबल योजना को इंट्रोड्यूस किया गया था माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार द्वारा, तब बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये प्रश्न था और कई सारे अभ्यर्थियों को ये पता भी नहीं चला था। अपने चैनल का भी उनको बाद में पता चला कि सर जो है आवेदन प्रपत्र कैसे भरना है, उसमें क्या क्या डिटेलिंग हमें देनी है, कौन कौन सी प्रतिलिपियाँ साथ में लगानी है, आवेदन प्रपत्र की PDF कहाँ से मिलेगी। बहुत सारी बातें थी और बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो उन संबंध में सारे वीडियो जो हैं मैंने पिछले साल बनाए थे, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। अब देखिए, दो तरीके होते हैं अगर आप फॉर्म भेजना चाहते हो। ईमेल से नहीं भेज सकते, ये बात ध्यान रखिएगा। या तो आप खुद व्यक्तिशः यानी कि स्वयं वहाँ उपस्थित होकर आप जमा करा सकते हो, या फिर दूसरा तरीका ये रहता है कि आप डाक से, स्पीड पोस्ट से जो है वो अपना फॉर्म भेज सकते हो। तो देखिए, अगर आप वहाँ उपस्थित होकर जमा कराते हो तो आपको कौन कौन सी प्रतिलिपियाँ साथ में ऐड करनी है, फॉर्म कैसे भरना, सारी डिटेलिंग जो है मैंने आपको पिछले साल के उस वीडियो में बताई थी। इस साल भी जो है काफ़ी सारे हज़ारों अभ्यर्थियों ने उस वीडियो को देखा और समझा कि कैसे हमें जो है फॉर्म भरना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। लेकिन दूसरा जो तरीका है कि अगर आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपना फॉर्म भेज रहे हो, डाक के माध्यम से भेज रहे हो, तो उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं जिससे कि दोनों परिस्थितियां आपके पक्ष में हो। मतलब फॉर्म इतना हैवी भी नहीं हो कि उस लिफाफे में नहीं आए, और फॉर्म इतना हल्का भी नहीं हो कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, जो आपकी पूरी जो योग्यता है वो वहाँ पर प्रदर्शित नहीं हो। तो इन दोनों का एक मध्यम मार्ग जो है, मतलब फॉर्म ज़्यादा हैवी भी नहीं हो और ज़्यादा हल्का भी नहीं हो कि आप जो है फॉर्म रिजेक्ट कर जाओ आपका। तो इस संबंध में कुछ एक जो बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ऐड करने हैं, और जो एप्लीकेशन फॉर्म है, आवेदन प्रपत्र, वो आपको कैसे भरना है, इस वीडियो में हम लोग सारी बातें समझने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए उसके अनुसार जो है आप भेज पाओ। देखिए, जो विज्ञप्तियाँ 60-70 आई थी पिछले वीडियो में हमने जाना था कॉलेजेस की, इस वीडियो में ये सारी डिटेलिंग देखने के बाद नेक्स्ट एक वीडियो मैं 1 या 2 दिन में लाने वाला हूँ। उसमें 100 से 150 टोटल जो विज्ञप्तियाँ हैं कॉलेजेस की वो आपको मिलने वाली है, और सबसे बड़ा, सबसे विस्तृत चलचित्र वो होने वाला है। तो वो आप ज़रूर देखिएगा। अगर अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है और कर दिया है तो पिछला वीडियो आपने देखा ही होगा, उसके अनुसार किया है तो बहुत अच्छी बात, नहीं किया है अभी करने वाले हो तो अभी देख लीजिए। और भी जो कॉलेजेस हैं उनकी विज्ञप्तियाँ आपको मिलेंगी, तो उसके अनुसार भी आप अच्छे से जो है अपना फॉर्म भर के भेज पाओगे। देखिए, सबसे पहले कि विज्ञप्ति, अब देखो ये विज्ञप्ति कहाँ मिलती है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस थे। देखिए, विज्ञप्तियाँ जो है वो आपको 3 जगह मिलेंगी। सबसे पहली जगह जो है वो है कॉलेज का नोटिस बोर्ड। अब उसके लिए आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। अगर आप जैसे बाड़मेर के हो और धौलपुर का कोई कॉलेज है, तो इतनी लंबी यात्रा 1-2 दिन की आप कहाँ करने जाओगे, तो बड़ा डिफिकल्ट रहेगा उसका नोटिस बोर्ड देखना। सेकंड जो वे है वो है कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ उस कॉलेज में मुझे फॉर्म भरना है, तो कॉलेज की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पर उनका एडवर्टीजमेंट, आवेदन प्रपत्र वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और थर्ड जो वे होता है वो होता है समाचार पत्र। जैसे अपने राजस्थान में राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर जो है मोस्टली चलते हैं, तो इनमें जो है अपना विज्ञप्ति, अपना नोटिफिकेशन जो है वो कॉलेज के प्राचार्य भिजवाते हैं, और उसके अनुसार ये सारी विज्ञप्तियाँ जो है वो 3 वे से आप तक पहुँचती हैं। अब देखिए, विज्ञप्ति तो आपको मिल गई। अब इस विज्ञप्ति का क्या करना, कई बार विज्ञप्ति PDF फॉर्मेट होती है, बहुत अच्छी बात, आप उसका प्रिंट आउट निकालिए या निकलवा लीजिए किसी मित्र वगैरह से, और उसको ऐड करके आपको भेजना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या है, जैसे अपने वीडियोज़ में मैं दिखाता हूँ बहुत सारी विज्ञप्तियाँ, अगर उसमें से भी जो है आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से निकालना चाहो, तो एक ही तरीका उसमें शेष रहता है, वो ये है कि आप उस वीडियो को फुल HD में कर लीजिए, मतलब कि HD 720p, और या फिर फुल HD 1080p उसमें आप करिए। और वैसे जैसे आप वो करोगे तो आपको हर एक जो विज्ञप्ति है वो काफ़ी अधिक तक मेरे हिसाब से साफ दिखने आपको लग जाएगी। और उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट आप निकालो, अच्छे से उसको कट करो, उसका प्रिंट आउट निकाल के आप साथ में ऐड करके भेज दीजिएगा। अब उसमें कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर हर एक चीज़ अच्छे से नहीं दिख रही, तो वो देखनी भी नहीं है। ऊपर वो विज्ञप्ति जो है उसके क्रमांक, उसकी दिनांक और कॉलेज का नाम, ये अगर साफ दिख रहे हैं तो फिर मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक आप विज्ञप्ति जो है, चाहे स्क्रीनशॉट से अगर आपने प्रिंट आउट निकाला है तो भी चल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपका प्रश्न जो है वो ये उत्तरित हो गया है कि आपको विज्ञप्ति कहाँ से मिलेगी। 3 वे होते हैं, और एक सबसे सरल है वो अपने चैनल के माध्यम से है। तो यहाँ से भी आप जो है विज्ञप्ति का स्क्रीनशॉट लेके उसका प्रिंट आउट निकाल के साथ में ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले आपकी विज्ञप्ति होगी,
फिर क्या होगा, आवेदन प्रपत्र मय शपथ पत्र प्रारूप। देखिए इसमें ऐसा है कि आवेदन प्रपत्र दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसा आवेदन प्रपत्र होता है जो यूनिवर्सल होता है, मतलब किसी भी कॉलेज में फॉर्म भरो उस आवेदन प्रपत्र के साथ भर सकते हो, पहली बात। दूसरा, हर एक कॉलेज का अलग अलग होता है, मतलब डिटेलिंग अंदर सेम होती है लेकिन थोड़े कॉलम वगैरह थोड़े, या कई बार ब्लैक एंड वाइट या रंगीन भी होता है, तो थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं कॉलेज वाइज जो आवेदन प्रपत्र होते हैं। पहली कोशिश तो आपकी ये होनी चाहिए कि जिस कॉलेज में फॉर्म भर रहे हो उस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ और उसका जो है आवेदन पत्र आप डाउनलोड कर लो। साथ में जो है आपकी विज्ञप्ति भी निकल जाएगी, और अलग है तो उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लो, और फिर जो शपथ पत्र का प्रारूप है वो भी साथ में आ जाएगा। तो सारी चीज़ें आप ऐसे डाउनलोड करके भेज सकते हो। सेकंड वे, आप सोचते हो कि नहीं सर इतना डिफिकल्ट तो नहीं हो पाएगा हमसे, तो थोड़ा आसान वे जो है वो ये है कि ये जो आवेदन प्रपत्र मय शपथ पत्र प्रारूप है जो आयुक्तालय के द्वारा जारी किया गया है सभी कॉलेजेस के लिए, वो कुछ ऐसा दिखता है। ये देखिए, ये बहुत ही आसान है मैं समझता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सभी के घर में कंप्यूटर नहीं है, और कॉलेज की वेबसाइट भी जो है वो इतनी अच्छी कोई नहीं होती कि हाँ वहाँ से हर चीज़ डाउनलोड हो ही जाएगी। तो वहाँ पीडीएफ वगैरह दे रखे होते हैं लेकिन वो डाउनलोड ही नहीं होते, क्योंकि कई बार कॉलेजेस में जो कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं वो शायद इतना अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते वेबसाइट को। तो फिर आप क्या करें, ये जो आवेदन प्रपत्र है इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। अब इसकी पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी, इसकी पीडीएफ आपको वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है, विवरण है, उसमें एक लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये ऑफिशियली आयुक्तालय के द्वारा बनाया गया विद्या संबल योजना का आवेदन प्रपत्र है, तो आप ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ऑथेंटिक है, फेक नहीं है। अब देखिए इसमें आपको क्या क्या डिटेलिंग भरनी है। सबसे पहले आवेदित विषय, तो यहाँ पर आपको आपका विषय भरना है, राजनीति, इतिहास, भूगोल वगैरह जो भी आपका वो भरना है। फिर आवेदक का पूरा नाम, तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखिएगा, हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी लिखो। अगर आप हिंदी में नाम लिखते हो विषय का तो पूरी डिटेलिंग जो है सारी एक एक बात जो है आपको हिंदी में भरनी है, और अगर पहला आप इंग्लिश में लिखते हो अपने विषय का नाम, सब्जेक्ट का नाम, तो हर एक बात आपको इंग्लिश में भरनी होगी। ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं हो कि आधी चीज़ें अंग्रेजी में आधी चीज़ें हिंदी में, ऐसे नहीं है। क्योंकि आज से कुछ ही दिन पहले, शायद एक सप्ताह पहले, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश आया था जिसमें उन्होंने एक व्यक्ति का जो रिजेक्शन था, जो उनके चयन बोर्ड या चयन आयोग ने रिजेक्ट कर दिया था फॉर्म कि आधा हिंदी में आधा अंग्रेजी में भरा है, तो उसके समर्थन में फैसला दिया था। मतलब कोर्ट भी यही कह रहा है कि आपको आपका आवेदन प्रपत्र जिस भी भाषा में भर रहे हो पूरा उस भाषा में होना चाहिए। आधा एक भाषा में आधा दूसरी भाषा में होगा तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जिस भी भाषा में भरो सारी चीज़ें उसमें आपको भरनी है। फिर दूसरी जो पंक्ति वो देखिए, पद, सेवानिवृत्त होने पर, इसको आप एक लाइन जो है इस पे पेन की करके आप काट दीजिएगा, यानी कि आप रिटायर्ड नहीं हो, आप बेरोजगार हो जो जॉब लेना चाहते हो। तो पद पे आपको लिखना सहायक आचार्य, क्योंकि इसमें देखो कई बार वो पेमेंट वगैरह जो लिस्ट है उसमें दिया होता है सह आचार्य का ये पेमेंट है, आचार्य का ये है। तो देखिए ओरिजिनली कोई व्यक्ति घर बैठे चाहे कितनी पढ़ाई कर ले वो डायरेक्ट सह आचार्य यानी कि एसोसिएट प्रोफेसर और आचार्य यानी कि प्रोफेसर नहीं बन सकता। उसको अगर एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनना है तो सबसे पहली शर्त यही है कि उसको सरकारी परमानेंट की जो भर्ती होती है अपने असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो आरपीएससी करवाया करता है, उसमें सेलेक्ट होना होगा। मिनिमम 8 साल सर्विस करनी होगी, अपना सर्विस रिकॉर्ड अच्छा रखना होगा। नेट के अलावा उसे एमफिल या पीएचडी जैसी कोई भी एक योग्यता धारण करनी होगी, तभी वो व्यक्ति जाके आने वाले समय में एसोसिएट प्रोफेसर बन सकता है। और वो रिटायर होकर अगर वापस आता है 60 से 65 साल वाला जो एज ग्रुप है उसमें, तो फिर उसका ये माना जाएगा कि हाँ वो एसोसिएट प्रोफेसर है और रिटायर्ड के टाइम जिस पद पे था उसी पद पे वो वापस लगेगा। हालांकि इसमें विद्या संबल में पिछली बार कोर्ट में मैटर गया था तो फिर रिटायर्ड वालों को अमूमन पात्र नहीं माना जाता, तो ये बात आप इसमें ध्यान दीजिएगा। फिर पिता का नाम, पिताजी का नाम पूरा लिख लीजिएगा, जी या श्री इसमें आप मत लगाइएगा। जैसे किसी के पिताजी का नाम रामलाल है तो आप उसमें श्री रामलाल या रामलाल जी ऐसा कुछ मत लगाना। माता जी का नाम है तो उसमें भी बस आपको केवल नाम ही लिखना है, श्रीमती वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है। फिर जन्म दिनांक में आप जो है अपनी जन्म दिनांक लिख दीजिएगा। फिर मोबाइल नंबर में पहले और दूसरे, क्योंकि हर किसी के पास डुअल सिम वाले फ़ोन हैं, तो व्हाट्सएप नंबर व्हाट्सएप की जगह और नॉर्मल जो दूसरे वाले फ़ोन नंबर है वो मोबाइल नंबर लिख लीजिएगा। स्थायी पता जो है आप वही भरना, मोस्टली जो आप कंपटीशन एग्जाम का फॉर्म भरते टाइम भरते हो वही आप इसमें भरिएगा। लास्ट में पिन कोड जो है लगा दीजिएगा। मेल आईडी ज़रूर लिखिएगा, इस पर आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा। और फिर है योग्यता वगैरह जो है उसका विवरण। तो 10वीं जो है इसमें बोर्ड विश्वविद्यालय वाले कैटेगरी में आपको जैसे आरबीएससी है या फिर जिस भी बोर्ड से आपने जो है 10th किया है
उस बोर्ड का आपको नाम लिखना है शॉर्ट में। फिर उत्तीर्ण वर्ष, तो जिस साल आपका रिजल्ट आया वो वाला लिखना है। श्रेणी, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न क्या रहे वो। फिर कुल प्राप्तांक स्लैश पूर्णांक, तो इसका मतलब यही है कि पीछे वाली साइड राइट साइड आपको जो पूर्णांक लिखने हैं, जो जैसे 600 अंकों का था टोटल, सभी परीक्षाएं जो थी वो 600 अंकों की थी मिला के वो, और उसके आगे आपको जो है स्लैश बीच में लगा के लिखना है कि इसमें से आपके कितने अंक आए हैं। फिर उसके प्रतिशत लिख देना। 10वीं 12वीं का ऐसा ही, स्नातक में आपको जो है आगे बोर्ड या विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। अधिस्नातक को स्नातकोत्तर भी कहते हैं, मतलब कि आपका MA MSc MCom जो होता है वो अधिस्नातक में आएगा। BA BSc BCom आपका स्नातक में आएगा। बाकी सारी चीज़ें आगे है ही। फिर MPhil अगर है तो उसकी आप डिटेलिंग भरिएगा। PhD है तो उसकी, JRF सहित नेट या फिर नेट जो भी है, अगर केवल नेट है तो अच्छी बात है, मिनिमम रिक्वायरमेंट, और JRF सहित नेट है तो अच्छी बात है। आगे PhD या MPhil अगर आप करते हो तो उसमें आपको जो है वो अध्येता वृत्ति मिल जाएगी, फेलोशिप जिसको कहते हैं वो मिल जाएगी। तो ये डिटेलिंग भरिएगा। स्लेट या सेट तो काफ़ी समय से हुई नहीं है, और बाहरी राज्यों वाली जो स्लेट या सेट है वो अपने राज्य में मान्य नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, शोध प्रकाशन, शोध प्रांत अनुभव या पुरस्कार, यानी कि आपने जो रिसर्च की है या फिर रिसर्च आपके जर्नल्स वगैरह जो हैं, रिसर्च पब्लिकेशंस जो हैं, वो सारे आपको यहाँ डिटेलिंग भरनी है, उसके पीछे फोटोकॉपी भी लगानी होगी। और शोध के बाद यानी रिसर्च के बाद आपका क्या एक्सपीरियंस है वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब देखिए आगे क्या है कि शिक्षण अथवा पोस्ट डॉक्टरल अनुभव का विवरणमय प्रमाण, तो आपने कहाँ पढ़ाया है, एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो आपको यहाँ लिखना है। फिर पुरस्कारों का विवरण, अगर आपको राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर कोई अवार्ड मिले हैं टीचिंग के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। फिर अपने हस्ताक्षर करने हैं। अब शपथ पत्र में क्या लिखा हो, देखिए मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि, अब देखो कर्ता या करती, अगर आप मेल हो तो कर्ता पे राइट करना, और फीमेल हो तो करती पे राइट करिएगा। उपयुक्त वर्णित सभी सूचनाएं मेरी जानकारी में सही और सत्य हैं। यदि इन सूचनाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो मैं स्वयं इसके लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी होऊंगा अथवा होंगी। तो इस पे आप राइट जरूर लगा दीजिएगा, पुरुष हो तो होंगे पे और महिला हो तो होंगी पे। अब ये राइट्स क्यों जरूरी है, ताकि अगर कोई देखेगा, कोई प्रिंसिपल आपका फॉर्म, तो समझ आएगा कि हाँ बच्चे ने सारी चीज़ें जो है अच्छे से पढ़ के फिर जो है इस पर सिग्नेचर किए, जल्दबाजी में नहीं किए। तो ये लगाने के लिए आपको जो इस पर छोटे छोटे राइट टिक्स जो है वो कर देने हैं। ठीक है, अब आगे बढ़िए। आगे जो है इसी के साथ ये जो एक PDF होगी आवेदन प्रपत्र वाली, इसी के साथ ये भी पेज जुड़ा हुआ है, शपथ पत्र का प्रारूप। अब ये प्रारूप आपको अभी भर के साथ में ऐड करना है, और जब ज्वाइनिंग मिलेगी आपको तब 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर भी आपको जो है ये शपथ पत्र टाइप करवा के उस पर साइन सिग्नेचर वगैरह सब डाल के वहाँ पर जमा कराना होगा। मतलब ये है कि आप ये खुद अपनी ओर से कह रहे हो कि हाँ मैं परमानेंट होने की डिमांड नहीं करूँगा। तो पहले की नौकरियां ऐसी होती थी कि उसमें टेम्परेरी कोई लग जाते थे तो बाद में कह रहे थे परमानेंट करो। अब सरकार भी थोड़ी होशियार हो गई है कि आपको टेम्परेरी ले रहे हैं तो हम कर दें, बात अलग है, लेकिन आप डिमांड नहीं कर सकते कि हमें स्थायी कर दो। अगर होना है तो फिर RPSC से सिलेक्ट होकर आना पड़ेगा। अब देखिए, मैं श्रीमती या कुमारी जो सही आपके नाम के आगे रहता है, अगर शादी नहीं हुई है तो कुमारी, शादी हो चुकी है तो श्रीमती, और पुरुष तो श्री रहते हैं ऑलवेज, हमेशा ही, चाहे शादी हो चाहे नहीं हो। और फिर आपका नाम यहाँ पर लिखना है। अब देखो यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश में क्या लिखना है, तो देखिए जो आपने मेन एप्लीकेशन फॉर्म जो भी हमने समझा था जिसमें फ़ोटो वाली जगह थी, उसके साइड में जो सारी डिटेलिंग थी टोटल, वो अगर आप हिंदी में भरते हो तो यहाँ भी हिंदी में भरना, और अगर वो आपने इंग्लिश में भरी है तो यहाँ भी आप जो है सारी डिटेलिंग इंग्लिश में ही भरना। तो यहाँ पर आपको फ़ोटो चिपकाना है, वो स्टेपलर वगैरह से पिन वगैरह नहीं लगाने, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और उस पर आपको फ़ोटो मय हस्ताक्षर, तो साइन करने उस फोटो पे जो आधे ऊपर और आधे नीचे होने चाहिए, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए आगे, मैं श्रीमती कुमारी, तो उस पर आप टिक करिएगा जो आप हो। फिर पुत्री या पत्नी, जो भी आपका रिश्ता है अपने पिताजी के साथ या हस्बैंड के साथ, वो आप यहाँ लिख लीजिए। फिर जो विभाग के आगे जो 4 जो डॉट्स दिए हुए हैं उसमें आपको जो है अपने नाम भरना है विषय का, कि किस विषय में आप आवेदन कर रहे हो, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म में भरा था ना, बिल्कुल वैसे ही। फिर जो बीच में गैप है वहाँ पर आपको संस्थान का नाम भरना है, मतलब किस कॉलेज के लिए फॉर्म भर रहे हो। अब देखिए यहाँ पर 2 बातें, कई बार क्या होता है कि नोडल कॉलेज अलग होता है, मेन जो कॉलेज जिसमें आप फॉर्म भर रहे हो वो अलग होता है। तो यहाँ पर आपको उस कॉलेज का नाम भरना है जिस कॉलेज में आप फॉर्म भर रहे हो। जैसे मैं अगर आपको उदाहरण से बताऊं, जैसे अपने बाड़मेर में जो गर्ल्स कॉलेज है, MBC गर्ल्स कॉलेज,
वो गर्ल्स कॉलेज जो है वो हेड एक नोडल कॉलेज है और उसके अंडर जो आता है वो गडरा रोड का कॉलेज है। तो अगर आप वहाँ फॉर्म भर रहे हो, उदाहरण से समझाऊँ तो ये जो संस्थान का नाम कोष्टक में दिया हुआ है, इसके आगे जो गैप है विभाग के और इसके बीच में, वहाँ पर आप गडरा रोड महाविद्यालय ऐसे लिखोगे, राजकीय महाविद्यालय गडरा रोड ऐसे लिखोगे, और उसके बाद जो है दिनांक दिनांक वो लिखोगे जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हो, और दे रहा हूँ या रही हूँ तो आप लड़के लड़की उस हिसाब से टिक करिएगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों बातें आपको कैसे भरनी है। पहले मैंने जो गैप बताया है संस्थान का नाम और विभाग के बीच में, तो यहाँ पर तो आपको उस कॉलेज का नाम भरना है, चाहे वो छोटा है बड़ा, जैसा कॉलेज जिसमें आप जाना चाहते हो। और अब जो नीचे वाली जो पंक्ति है 1 नंबर जिसके आगे लगा हुआ है, यह कि मैंने यहाँ खाली जगह जो है यहाँ पर आपको उस कॉलेज का नाम भरना है जिस कॉलेज के अंतर्गत आपने जो है विज्ञप्ति देख के आवेदन किया है। मतलब जैसे उदाहरण से मैंने बताया तो ऊपर वाली जगह में आपको गडरा रोड जो आपका कॉलेज जिसमें आप जाना चाहते हो वो, और यहाँ जो 1 नंबर वाली जो पंक्ति है इसमें आपको उस कॉलेज का नोडल कॉलेज का जो है वो नाम भरना है। कई बार जो है एक ही कॉलेज होता है, उसके अंदर ही पद होते हैं, नोडल वगैरह का कोई इसमें मैटर नहीं होता, तो बस दोनों में सेम होगा। और अगर ऐसा नहीं है, नोडल का मैटर है, जैसे गडरा रोड छोटा कॉलेज है, नया है, और नोडल जो है बाड़मेर का गर्ल्स कॉलेज है, तो फिर 1 नंबर में आपको नोडल का नाम भरना है, और विभाग वाला जो गैप है उसमें आपको जो है अपना जो भी छोटा कॉलेज है जो उसके अंतर्गत आता है उसका नाम भरना दिया। आप ध्यान रखिएगा, विभाग या संस्थान द्वारा जारी दिनांक। अब यहाँ पर जो है दिनांक में आपको दिनांक कौन सी भरनी है, विज्ञापन की जो दिनांक होती है मैं आपको जो है बताता हूँ कई बार वीडियो में, उसमें ऊपर दिनांक दे रखी होती है कि इस दिनांक का ये विज्ञापन है, वो आपको दिनांक भरनी है। उसके क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया तथा मैंने विज्ञापन में भरनी शर्तों को पढ़ और समझ लिया। अब देखिए आगे एक और गैप भी है, यह कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक वित्त साविलेनी 2021 दिनांक को अच्छे से पढ़ लिया। अब यहाँ पर आपको क्या है, वित्त विभाग का एक परिपत्र है जो 30/3/2021 को जारी हुआ था, यानी कि 30 मार्च 2021 को। तो यहाँ पर आपको 30.03.2021 मतलब 30 मार्च 2021 यहाँ पर भर देना है कि उसको अच्छे से पढ़ या समझ लिया, जिसमें पेमेंट वगैरह आपकी 45,000 लिखी हुई। तो वही मतलब मैंने पिछले वीडियो में जो डॉक्यूमेंट्स वाला मैंने बनाया था उसमें आपको बताया था कि वित्त विभाग का जो परिपत्र होता है वो कैसा होता है। तो वो साथ में तभी लगाना आपको जब आप खुद फॉर्म जमा कराने जाओ, बाकी खुद नहीं जा रहे तो उसको साथ लगाने की ज़रूरत नहीं। वो कोई इतना इंपॉर्टेंट अब नहीं रह गया, पहले थोड़ा महत्वपूर्ण था क्योंकि नई नई भर्ती थी, हर किसी को उसकी पेमेंट के बारे में पता नहीं था, लेकिन अब सबको पता है तो उसको साथ में लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप उसकी जो अपनी डेट है 30/3/2021 लिख दीजिएगा, इतना ही काफ़ी रहेगा। बाकी सारी चीज़ें अब इसमें जहाँ भी ये लिखा है करूँगा करूँगी, तो वहाँ पर आप अगर पुरुष हो तो करूँगा पे टिक करना, नहीं तो महिला हो तो फिर करूँगी पे, और करता हूँ करती हूँ तो इस पर भी आप बिल्कुल वैसे ही अपने लिंक के अनुसार आप टिक कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अगर प्रिंसिपल इसको सीरियस लेके थोड़ा बहुत पढ़े तो पता चले कि हाँ आपने हर एक चीज़ जो है वो अच्छे से पढ़ के समझ के फिर ही सिग्नेचर किए हैं, तो आप ऐसे थोड़ी सी समझदारी का आपके जो है परिचय मिलेगा। तो यहाँ भी करूँगा करूँगी पे आप टिक करते हुए आगे बढ़िएगा। यहाँ पर शपथ ग्रहीता पे आपको हस्ताक्षर करना है, फिर सत्यापन, मतलब ये जो सारी बातें मैंने लिखी है, मतलब आप फॉर्म भरे उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो बिल्कुल सही है, और इसके आधार पर भविष्य में कोई भी जो है मैं डिमांड नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, तो वो उस पर आप टिक करते हुए नीचे भी शपथ ग्रहीता पर अपने साइन आपको करने हैं। तो ऐसे ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है। अब इस एप्लीकेशन फॉर्म के आगे सबसे पहले विज्ञप्ति लगेगी, फिर ये एप्लीकेशन फॉर्म, इसके 3 पेज है, इसमें एक आवेदन प्रपत्र है जो पूरा फोटो वोटो लगा के आपको भरना है, और दूसरे 2 जो है वो शपथ पत्र है जिस पे आपको अपने जो है वो सिग्नेचर करना है 2-3 जगह, और उसके ऊपर सारी डिटेलिंग भरनी है, हाँ मैं स्थायी करने को डिमांड नहीं करूँगा नहीं करूँगी, तो वो है, ये साथ में ही है, तो इसके लिए अलग से शपथ पत्र लेने जाने की ज़रूरत नहीं है। आवेदन पत्र यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म और शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट दोनों साथ में, और जब ज्वाइन हो तो एफिडेविट को 100 रुपये वाले स्टाम्प पेपर पे टाइप करा के आपको लेके आना, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर अंक तालिका और प्रमाण पत्र कक्षा 10, तो 10वीं की अंक तालिका तो मिलती है आपको पास होने पे, और प्रमाण पत्र जो है कई बार साथ में आता है, कई क्लासेस के अलग अलग सत्र की बातें हैं, और अगर साथ में नहीं है तो आप अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या जहाँ से भी आपने 10th की है वहाँ जाके आप प्रमाण पत्र ला सकते हो। और 12वीं का, तो 12वीं का भी बिल्कुल 10वीं की तरह ही है, अंक तालिका मिल जाती है, प्रमाण पत्र भी कई बार साथ आए थे, कई साल नहीं आए, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। उसकी फ़ोटोकॉपी, जितनी भी फ़ोटोकॉपीज़ आप लगाते हो, प्रतिलिपियाँ लगाते हो, उस पर अपने हस्ताक्षर जो है वो कर लीजिएगा, मतलब उनको स्वप्रमाणित कर लीजिएगा, सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा।
फिर अंक तालिका स्नातक की तीनों वर्ष की, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, तीनों आपको ऐड करनी है। साथ में उनकी जो जैसे 10th-12th में सर्टिफिकेट होता है, वैसे ही जो स्नातक की जो है वो डिग्री होती है, जिसमें पूरा लिखा होता है आपका पिताजी का नाम, मम्मी का नाम, और उसके साथ फिर लिखा होता है आपने कौन से डिवीजन से कौन सी डिग्री जो है वो हासिल की है। बैचलर ऑफ आर्ट्स या फिर मास्टर ऑफ आर्ट्स ऐसे करके डिग्री होती है। फिर उपाधि स्नातक, तो ये मैंने जैसे आपको बताया, 3 तो आपके अंक तालिका रहेगी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, और एक आपकी डिग्री रहेगी, तो डिग्री को उपाधि कहते हैं। फिर ऐसे ही आपकी पीजी की भी चाहिए, क्योंकि ये असिस्टेंट प्रोफेसर का पद है, तो एमए, एमएससी, एमकॉम प्रीवियस और फाइनल ईयर दोनों की आपके जो है अंक तालिकाएँ और उसकी उपाधि, यानी कि पूरा एक जो सर्टिफिकेट टाइप ऑफ डिग्री आती है वो साथ में होनी चाहिए। मास्टर्स ऑफ आर्ट्स लिखा हुआ होता है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको नेट उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र देना। अब इसमें कई सारे बच्चे ये गलती करते हैं, वो अपने नेट उत्तीर्ण होने की जो अपने अंक तालिका होते हैं वो देते हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, अभी तो 2 ही होते हैं, तो उसका वो लिखा हुआ होता है, नीचे उसके परसेंट लिखे होते हैं, लेकिन उसमें कई बार ये नहीं लिखा होता है कि क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर और क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ, ऐसा लिखा हुआ नहीं होता है। तो अगर आप ऐसी अंक तालिका साथ में भेज रहे हो तो आपका फॉर्म रद्द हो जाएगा, क्योंकि उसमें स्पष्ट कुछ दिया हुआ ही नहीं है। क्योंकि कई बार एक प्रिंसिपल सर थे, उन्होंने मुझे बोला था कि ऐसे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो साथ में ये अपने नेट की अंक तालिका ले आते हैं, मार्कशीट ले आते हैं। अब इसमें तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ कि ये क्वालिफिकेशन इनका है कि नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो सबसे सेफ ऑप्शन इसमें ये होता है कि आप नेट का जो सर्टिफिकेट है पूरा एक आता है, अगर आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आप ऑनलाइन निकलवा के उसको अच्छे से कागज़ पे प्रिंट करवा सकते हो ई मित्र के माध्यम से, तो वो आपका उसकी फ़ोटो कॉपी जो है साथ में होनी चाहिए। अगर आप अंक तालिका दे रहे हो, नीचे असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई लिखा हुआ है तो अच्छी बात है, और अगर वो नहीं है, सिर्फ आप चलना चाहते हो कि नहीं मेरा फॉर्म किसी भी हालत में रिजेक्ट नहीं हो, तो फिर आपको प्रमाण पत्र देना है। और इन सबसे सुरक्षित तो यही है कि आप अंक तालिका भी दे दो और प्रमाण पत्र भी दे दो, दोनों की फोटोकॉपीज दे दो, तो ये सबसे बेस्ट रहेगा। मिनिमम प्रमाण पत्र तो जरूरी, क्योंकि उसमें स्पष्ट लिखा होता है आपका नाम, पिताजी का नाम, ये क्वालिफाइड है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। बाकी आगे अंतिम जो दस्तावेज है वो है आधार कार्ड की प्रतिलिपि। तो आधार कार्ड की प्रतिलिपि ज़रूरी है, ताकि आपकी पहचान वगैरह जो है सब पता किया जा सके कि हाँ उसमें एड्रेस वगैरह सब रहता है आपके। तो वो उसकी ये सारी जो मैंने प्रतिलिपियाँ बताई है, इस पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए, सेल्फ अटेस्ट जो है आप उसको करके भेजिएगा। अब देखिए, अब इसके अलावा कुछ और दस्तावेज भी है जो आप चाहो तो जोड़ो, चाहो तो मत जोड़ो। जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, हालांकि इनकी इसमें ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आपका मूल निवास तो आधार कार्ड से पता चल रहा है, तो मूल निवास की ज़रूरत नहीं है, ये अन्य दस्तावेज हो गया। और जाति का इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है कि ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस जनरल, ऐसा कुछ है नहीं, डायरेक्ट ही है, तो जाति प्रमाण पत्र की भी ज़रूरत नहीं, ये भी वैकल्पिक हो गया। जन आधार कार्ड की कोई खास आवश्यकता नहीं है, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, बाकी मैं भी नहीं मानता था इसको आवश्यक। थोड़ा सा ये है कि कई सारे ऐसे मैंने कॉलेजेस देखे, उनके फॉर्म देखे, तो उसमें जन आधार कार्ड का भी कॉलम दिया होता है, वैकल्पिक लिखा होता है, तो अगर चाहो तो जोड़ो, नहीं तो नहीं। पैन कार्ड और बैंक डायरी जो है अभी थोड़े से वैकल्पिक इसलिए हो गए क्योंकि जब आप ज्वाइन करोगे, जब आपकी पेमेंट बनेगी, तो वैसे ही वहाँ जो अकाउंटेंट होंगे वो आपको अलग से कह देंगे कि आप पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी और बैंक डायरी की फ़ोटोकॉपी दे दो, तो वहाँ से वैसे ही आपका जो है वो फिर से आपको जमा कराना पड़ेगा और ये डॉक्यूमेंट्स आयुक्तालय जाएंगी। तो सीधी सी बात ये कि आपको पैन कार्ड और बैंक डायरी जो है अभी से उसकी फ़ोटोकॉपी देने की ज़रूरत नहीं है। जब अकाउंटेंट साहब आपको कहे ज्वाइनिंग के बाद 1 डेढ़ 2 महीने बाद कहेंगे, तब आप उनको जो है वो दे दीजिएगा। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण बातें हैं, और जल्दी अपना एक नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें 100-150 जो है वो विज्ञप्तियाँ होंगी और सबसे विस्तृत जो है वो वीडियो होगा, जल्दी वो लेकर आपके सामने उपस्थित होने वाला हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।